जी गर्ल्स, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आगे हम आज अभी जो टॉपिक करना है वो है आर्टिकल 4.1.6। ठीक है, ये जो 4.1.6 आर्टिकल है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या इसमें यानी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी देखेंगे। आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये एलिमेंट्स के अंदर इन्हांस करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है। ठीक है, इसमें सबसे पहली ये तकरीबन 5 से 6 हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक हो गया। सेकंड इसके अंदर आ जाती है जनाब जो करेक्टरिस्टिक है या जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। थर्ड जो इसके अंदर आती है प्रॉपर्टी वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है फिफ्थ वाली दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और लास्ट वन है आपके पास 6 वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास है एक ग्राफ उसने ड्रॉ किया हुआ। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में से हम कौन कौन से कोवेलेंट हाइड्राइड देखेंगे? हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स देखेंगे जनाब जी, हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स देखेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है फिगर 4.7। ठीक है, फिगर 4.7 अ ग्राफ बिटवीन पीरियड नंबर एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5th, 6th एंड 7th है। ग्रुप 4A के मेंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जनाब कार्बन, सिलिकॉन। 4A के मेंबर्स उसने लिखे हुए हैं। कार्बन है, कार्बन का हाइड्राइड है। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन का हाइड्राइड है। ठीक है, फिर जर्मेनियम, फिर स्टेनस। उसके बाद आगे ग्रुप 5th स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके हाइड्राइड्स। फिर आगे ग्रुप 6 से इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, इसके हाइड्राइड्स। फिर आगे आ रहे हैं ग्रुप 7 थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इनके हाइड्राइड्स। आगे उसने बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये देखें -154, -112, -88, -52। यानी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि इसका यानी पीरियड नंबर इंक्रीज करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद नाइट्रोजन का देखें -33, -88, -55, -17, इसका भी वही हिसाब हो रहा है। ठीक है, इरेगुलर इंक्रीज है इसके अंदर। अब वाटर का देखें 100 है, हाइड्रोजन सल्फाइड का है आपके पास -61, फिर -42, फिर -2। ठीक है, तो इसका तो ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद है 19.9, यानी जो इनेमुलस बिहेवियर होता है ना, यहाँ पर देखें वाटर का है और HF का है। HF का है 19.9 इसका, और वाटर का इसका इनेमुलस बिहेवियर है। बाकी वही केस है कि डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गया। अब ज़रा इस ग्राफ को देखें, इसके अंदर यहाँ पर देखें कि उसने आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है पीरियड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब -200 से लेके उसने +150 तक वो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सबसे पहला जो है ग्रुप 4A के साथ, ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह से वेरी करते हैं? पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है और फिर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं -64 से इंक्रीज़ होकर -112 तक आया, फिर -88 तक, फिर -52, यानी ये एक रेगुलर इंक्रीज़ है। ठीक है, कि जो ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स जो हैं या कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएँ जैसे, तो ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रुप 5th है नाइट्रोजन NH3, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है PH3 ये वाला,
फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ASH3, फिर SbH3। देखें ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी इरेगुलर है, यानी पहला एलिमेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम है, बहुत कम है, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ रहा है। उसके बाद आप आ जाएं वाटर देखें, वैसे ये है तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप 6A का है ऑक्सीजन, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है। हालांकि जो अगर हम देखें तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, पहले आपके पास आती है आप कह सकते हैं कि इसमें ग्रुप 4A में कार्बन आती है, ठीक है, ये पीरियड की बात कर रही हूँ, एक ही पीरियड के अंदर। कार्बन के बाद आती है आपके पास नाइट्रोजन के बाद आती है ऑक्सीजन के बाद आती है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हम ये कहते हैं कि जो इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले में, यानी HF के मुकाबले में जो H2O है, आप देखें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये HF का है, उसके बाद आ रहा है HCl का बहुत कम, फिर उसके बाद आएगा H2SE, ठीक है, सॉरी, उसके बाद आपके पास है ये HCl के बाद HBr और फिर HIR है ये, ठीक है, HBr HI ये। और वाटर का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 100 डिग्री सी तक है। वाटर के बाद आ रहा है H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, यानी जो आपका ग्रुप 6A है ना, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब इसमें आप देखेंगे इसमें HF के अंदर एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताऊंगी कि क्यों वाटर का HF के मुकाबले में, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के मुकाबले में ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है, मतलब ये मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन HF। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमने जवाब क्या देना है, जवाब आपने इस तरह से देना है कि ऑल्दो हम जानते हैं, ऑल्दो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम होती है 4 के मुकाबले में। लेकिन जो वाटर है ये H2O, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट 100, ठीक है, 100 डिग्री से ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। और जो HF है, HF इसका बॉइलिंग पॉइंट जनाब है आपके पास 19.9। वाई देयर इज़ अ वेरी मच बिग डिफरेंस, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके बताया था पिछले वीडियो में, कि ये इस जिग जैग पैटर्न बनाता है, H फिर F फिर जिग जैग पैटर्न, फिर H फिर F फिर जिग जैग पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ये स्ट्रक्चर हो गया HF का। जब हम वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं ना, तो पीछे देखें ये आप फिगर 4.4 के अंदर उसने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ की हुई है, इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है वाटर की, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाली हाइड्रोजन है वाटर की, ये वाली हाइड्रोजन है। अब एक मॉलिक्यूल आप दरमियान वाला देखें वाटर का, इसने पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 और 2, ठीक है। इसका जब आप कंपेरिजन करते हैं HF के साथ, तो पर मॉलिक्यूल HF के मॉलिक्यूल ने पर मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाई हुई हैं, हाइड्रोजन की सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वाजे करके बता देती हूँ कि जैसे वाटर का स्ट्रक्चर उसने ड्रा किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये है वाटर आपके पास, ठीक है। आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, एक वाटर आप यूं ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। फिर एक वाटर है आप यूं ड्रॉ करेंगे, ये सिमिलरली एक वाटर आप यूं ड्रॉ करेंगे और एक वाटर आप यूं ड्रॉ करेंगे। ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं वाटर के। अब देखें कि ये वाला इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस ड्रॉ करें। दूसरी बात जो है वो क्या है, पार्शियल हमने चार्जेस ड्रॉ करने हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन्स दोनों पार्शियल पॉजिटिव हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों भी पार्शियल पॉजिटिव हैं। अब ये देखें, ये आ रहा है जनाब हाइड्रोजन बॉन्ड 1, हाइड्रोजन बॉन्ड 2, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल की दोनों हाइड्रोजन्स ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। ऑक्सीजन
दो बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न है, इसमें पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं पर मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन ने भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं और दोनों हाइड्रोजन्स ने भी दो बॉन्ड बनाए। तो टोटल अगर हम एक मॉलिक्यूल के अराउंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखें तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पर मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जबकि यहाँ पर आप देखें पर मॉलिक्यूल HF को तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन ने और दूसरा बनाया हुआ फ्लोरीन ने, ठीक है। तो ये इसमें 2 आ रहे हैं, तो 2 का कंपैरिजन जब हम 4 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली 4 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसके दरमियान ये 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाता है जनाब 100 डिग्री C और फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाता है जनाब कितना है 19.9 डिग्री C, ठीक हो गया। ये है इसकी रीज़न थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसने फिगर 4.7 के अंदर, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। पैटर्न इसका याद रखना है कि पहले केस में इंक्रीजिंग है, फिर उसके बाद दूसरे केस में पहला ज़्यादा है, फिर उसके बाद एक रेगुलर इंक्रीज़ है, फिर HF आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो वाटर के जो हाइड्राइड्स हैं उसके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद हमारे पास जो ये सारा कुछ इसके अंदर इसी तरह से लिखा हुआ है। सेकंड जो हमारे पास है ना, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। सेकंड हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमें जो सेकंड वाला है इसकी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी वगैरह वाली, सॉल्युबिलिटी के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल होता है, ठीक है। उस रूल का मतलब क्या है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेके लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये एक रूल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, ठीक हो गया। ये तो एक रूल है ना लाइक डिजॉल्व्स लाइक को फॉलो करते हुए। अब वो ये कहता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस्ट एग्जांपल आ रही है वो तो है वाटर। हमें पता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो ये कहता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पोलर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वाटर जो है अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक हो गया। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि जो अल्कोहल्स वगैरह हैं जिनका मैं उस दिन जिक्र कर रही थी, अल्कोहल्स जो हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक हैं। लेकिन वो कहता है कि वाटर और अल्कोहल जो है ये एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं कि वाटर जो होता है ना उसके अंदर OH ग्रुप होता है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वाटर इस ये का ये स्ट्रक्चर होता है। अल्कोहल जो होता है वो होता है ROH, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है RC≡OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी OH ग्रुप है, अल्कोहल के अंदर भी OH ग्रुप है और वाटर के अंदर भी OH ग्रुप है। तो ये जो OH ग्रुप्स होते हैं ना इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है ये वाला, यानी इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल जो है वो उसके लोअर मेंबर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लोअर मेंबर्स में इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब ये R वाली चेन बड़ी होती है ना तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की। बाकी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स से मेरी क्या मुराद है कि हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है ये जो होते हैं CnH2n फार्मूलाज को जो फॉलो करते हैं। CnH2n हो गया, CnH2n+2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है CnH2n-2, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये होती हैं अल्कीन्स, ये होते हैं अल्केन्स, ठीक है, और ये होते हैं अल्काइंस, सही है। तो ये जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है। जबकि हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि एक तो हमारे पास हो हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया था वो है फ्लोरीन, ठीक है। ये चारों का होना ज़रूरी है। अब अल्कीन्स के अंदर भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, अल्केन्स के अंदर भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, अल्कीन्स के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन है, अल्काइंस में भी। तो इसमें कहीं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ये नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो दीज ये जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर इनसॉल्युबल
इन वाटर। ठीक हो गया, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। थर्ड हमारे पास है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है, स्किप नहीं होना चाहिए दरमियान में कहीं से भी। ठीक है, हमें पता है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, यानी जो H2O है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब ये देखें, ये है आपके पास ऑक्सीजन, ये इसकी एक हाइड्रोजन, ये इसकी दूसरी हाइड्रोजन, और ये इसका एक लॉन पेयर, ये इसका दूसरा लॉन पेयर। तो ये तकरीबन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। एंगल होता है 104.5। वैसे तो टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल 109.5 का होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो लॉन पेयर्स आ रहे हैं तो ये 104.5 का एंगल होता है। ये वाटर का है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर वो कहता है कि दो लॉन पेयर्स ऑक्सीजन के जो हैं उसने दो इसके कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि ये जो दो लॉन पेयर्स हैं ना लिक्विड स्टेट में वाटर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड दीज एसोसिएशंस ब्रेक एंड रीफॉर्म बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मोबाइल, ठीक है। अच्छा, यानी वो कहता है कि पानी के अंदर ये जो इसकी एसोसिएशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो मोबाइल होते हैं। आगे हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज्ड, ये देखें आप, वो कहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ डिक्रीज्ड आइस इज़ फॉर्म्ड एंड देन द मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर रेगुलर, ठीक है। जब ज़ाहिर है जब टेम्परेचर कम होगा 0 डिग्री सी तक आएगा तो पानी जो है वो फ्रीज़ करना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर आइस बन जाती है। फिर वो कहता है कि आइस के अंदर ये ज़्यादा रेगुलर हो जाता है, ठीक है, एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये रेगुलरिटी जो है ये फैल जाती है, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर एज शोन इन फॉलोइंग फिगर 4.8b। ये देखें, इस फिगर के अंदर वो ये बता रहा है, इसमें ये जो ब्लू कलर के एटम्स हैं ये आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जो आपके पास सिल्वरी कलर के छोटे छोटे एटम्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये देखें, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये और ये दोनों हाइड्रोजन हैं। तो ये एक तकरीबन ना हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर बन गया है, जो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट जो वाटर हैं उन्होंने जब ये एक दूसरे के साथ कह लें कि रिएक्शन ने ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स डेवलप किए हैं, इसकी वजह से ये एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ऊपर ये इस तरह से होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैंने पहले भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया। यहाँ पर ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखें कि ये वाली जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये वाली खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है, कि जब वो एक दूसरे के साथ सॉलिड स्टेट में आते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, हम सॉलिड स्टेट में आते हैं। सॉलिड स्टेट में आने की वजह से वो एक दूसरे को एक रेगुलर पोजीशंस पर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। लॉक जब वो एक दूसरे के साथ करते हैं तो दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, यानी वो लिक्विड जो होता है वो वहीं फ्रीज हो जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद एक स्मॉल टाइप की आप कह लेंगे छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस उसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल जैसे स्पंज होता है ना आपके पास, कि वो पोर्स नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल आइस का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। पोर्स उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पोर्स उसके अंदर क्रिएट हुए हुए होते हैं जो एम्प्टी स्पेसेस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई व्हेन वाटर freezes it occupies 9% more space and its density decreases। जी हाँ, ये हमेशा बात याद रखें कि जैसे ही कोई भी लिक्विड जो होता है ना, जब उसे हम हीट करते हैं, जब उसे फ्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और वो पानी के अंदर सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि डेंसिटी पानी कह रही हूँ उस लिक्विड के अंदर वो सिंक कर जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। लेकिन जो वाटर होता है उसका केस उलट होता है, कि इसके केस में जब पानी के मॉलिक्यूल्स फ्रीज़ होके आइस बनाते हैं तो वो आइस जो है वो पानी से 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ की उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं। वो एम्प्टी स्पेसेस जो क्रिएट हुई हैं उसकी वजह से वो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अल्टीमेटली जब उसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बर्फ़ जो बनेगी वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। आपने देखा है कभी आपके घर में मेहमान आए और आप उन्हें जनाब ड्रिंक वगैरह डाल के देते हैं, जब ये कोक पेप्सी वगैरह, तो उसके अंदर जब आइस क्यूब्स डालते हैं, कभी आपने नोट किया है कि क्या वो आइस क्यूब्स नीचे डूब जाते हैं या ऊपर तैरते रहते हैं?
जी हाँ, ऑब्वियसली वो ऊपर तैरते रहते हैं, हालाँकि वो सॉलिड है और जो जिसके अंदर हम डाल रहे हैं वो लिक्विड है, ठीक है? सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन पानी के केस में क्या होता है कि डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसने 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है और उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो चुकी होती हैं, ठीक है? वो एम्प्टी स्पेसेस जो हैं उसकी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है? तो उसके बाद वो कहता है, यही बात कह रहा है कि दिस द रिजल्ट इज़ दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, तो उसके बारे में आपने बताना है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और जब हम इसका टेम्परेचर वाटर के अंदर वाटर का टेम्परेचर जब हम डाउन करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को स्पेसिफिक रेगुलर पोजिशंस पर लॉक कर लेते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है? लॉक करने के बाद उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है आइस की और फिर वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बिकॉज ईच एटम ऑफ कार्बन इन डायमंड इज अ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड द ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इन एन आइस, ठीक है? यानी वो ये कह रहा है कि जैसे हम डायमंड के अंदर जब देखते हैं ना, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन है आपके पास, ठीक है? और यानी ये तकरीबन कह सकते हैं कि कार्बन ही होती हैं इसके गिर्द, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी ना ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायमंड के अंदर कार्बन का, टेट्राहेड्रल, ठीक है? तो वो लॉक हुए हुए होते हैं, एक सारी कार्बन्स लॉक हुई हुई होती हैं, कोई इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होता, ठीक है? जिसकी वजह से डायमंड जो है वो वैसा ही स्ट्रक्चर बनाती है जैसे यहाँ पर आइस जो है वो बनाएगी। उसके बाद वो कहता है कि आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया है ना कि वो पूछ सकते हैं आपसे, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ठीक हो गया? दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, हाउ इक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडरनेथ। अंडरनेथ का मतलब है वाटर की नीचे। अब इसमें ये देखेंगे, चूंकि हमने आपको बता दिया इसका आंसर, मैंने आपको बता दिया कि आइस जो है वो क्यों फ्लोट करती है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरती रहती है। अब इसमें ये देखना है कि इक्वेटिक लाइफ जो, यानी इक्वेटिक लाइफ का मतलब है समंदरी ज़िंदगी जो है या पानी की ज़िंदगी जो है वो कैसे अंदर बची रहती है। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होता है जनाब कि उनका जो आउटर जो समंदर की आउटर लेयर होती है वो सारी की सारी फ्रीज़ हो जाती है और अंदर क्या होता है, जैसे वो फ्रीज़ होती है ना, तो आपको एक बात और आपने जहन में रखनी है कि जो आइस है ना वो इंसुलेटर है, ठीक है? इंसुलेटर का मतलब क्या है? थर्मल इंसुलेटर, यानी उसके अंदर से हीट अंदर या बाहर नहीं आ जा सकती। जब पानी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मौजूद है आबी हयात, ठीक है, वो जो यहाँ पर ज़िंदा रह रही है। यहाँ जब टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है, डाउन होकर ये तकरीबन 4 डिग्री सी या फिर 0 डिग्री सी तक पहुँचेगा, तो क्या होगा कि ये इसके डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आएगा, टेम्परेचर लॉस, और यहाँ वाली ये जो लेयर है इसके ऊपर बन जाएगी एक आइस की लेयर, पानी की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर आइस की लेयर बन जाएगी। अब ये जो आइस की लेयर बन गई है ना, ये आइस की लेयर एक ब्लैंकेट का काम करेगी। ब्लैंकेट का मतलब क्या, कंबल की सूरत तैयार कर लेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंबल अब बिछ जाएगा वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्दर टेम्परेचर लॉस है वो इस इंसुलेटेड लेयर ऑफ आइस की वजह से नीचे नहीं जा सकेगा। नीचे आप सपोज कर सकते हैं कि ये 15 डिग्री सी टेम्परेचर हो या 7 डिग्री सी, ये जितना भी है, लेकिन ऊपर का फर्दर टेम्परेचर लॉस नीचे नहीं जा सकेगा क्योंकि इंसुलेशन यहाँ पर जो बर्फ़ बन गई है उसने इंसुलेशन का काम किया है, जिसकी वजह से अंदर जो समुद्री ज़िंदगी है वो सर्वाइव कर सकती है। यही इसकी रीज़न है, ठीक है। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसमें हम ये कहते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके सोप और डिटर्जेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट्स जो है ये माइसलर फॉर्मेशन पर बेस कर रहा होता है। यानी डिटर्जेंट्स और सोप्स जो होते हैं ये हम इस तरह से बनाते हैं कि इनका एक पोर्शन जो है वो होता है नॉन पोलर और दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है पोलर। यानी ये चार्ज कैरिंग पोर्शन होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, और ये नॉन पोलर होगा, ये पोर्शन नॉन पोलर है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये पोलर होता है, ठीक हो गया। अब पोलर जो होता है ना इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है,
ठीक है। और नॉन पोलर जो है इसे हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, ये आप याद रखिएगा, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ठीक है। जो नॉन पोलर होता है, जो पोलर होता है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। अब होता क्या है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आपका क्लॉथ है, ठीक है, ये क्लॉथ का एक पीस है, सपोज करें ये, इस पीस के ऊपर गिर गया है ऑयल, यहाँ पे ये ऑयल का है स्टेन, ठीक है, आप इसको कह लेंगे ये स्टेन है, ठीक है, ये क्लॉथ है। अब यहाँ पर क्या कैसे एक्शन होगा, मतलब डिटर्जेंट या सोप किस तरह से इसको रिमूव करेगा, यानी मैंने आपको बताया ना, ये नीचे के डिटर्जेंट जो है या सोप जो है उसके अंदर हमने ये वाले इस तरह के ग्रुप्स बनाए होते हैं, एक एंड उसका नॉन पोलर होता है और दूसरा एंड इसका पोलर होता है। अब आपको पता है कि ऑयल जो है, ऑयल की नेचर क्या है, नॉन पोलर। ये वॉशिंग मशीन के अंदर आपने कपड़ा डाला हुआ है, इसके इर्द गिर्द क्या है, वाटर, ठीक हो गया, वाटर मौजूद है यहाँ पर, और वाटर क्या होता है, पोलर होता है, जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। अब जो आपके पास डिटर्जेंट जब हम इसके अंदर डालते हैं तो ये स्टेन किस तरह से रिमूव होता है कि उसका जो नॉन पोलर पोर्शन होता है ना, वो स्टेन के ऊपर आके लग जाता है, और पोलर पोर्शन जो है वो बाहर वाटर के अंदर रहता है। नॉन पोलर इधर रहता है, पोलर जो है वो वाटर के अंदर रहता है। पोलर का मतलब क्या है कि उसके ऊपर, जिसके ऊपर चार्जेस हैं। सिमिलरली ये देखें, इस तरह से होता है, फिर ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये नॉन पोलर पोर्शन इसके अंदर है, फिर नॉन पोलर पोर्शन इसके अंदर है, फिर नॉन पोलर पोर्शन इसके अंदर है, और पोलर आउटवर्ड पानी की तरफ है। नॉन पोलर पोर्शन इधर है, पोलर इधर है, नॉन पोलर पोर्शन इधर है, और पोलर जो है वो वाटर के अंदर है। वाटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं इसके पोलर एंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर एक की जो है वो इंटरेक्शंस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं, और वो इंटरेक्शंस कौन सी हैं जनाब, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है तो वो खींचती हैं इसको अपनी तरफ, इन लेयर्स को या इन डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती हैं। तो नॉन पोलर एंड, जो नॉन पोलर दाग या स्टेन के साथ सॉलेबल था, वो इसको खींचती हैं, फोर्स लगाती हैं और इसको बाहर निकाल लेती हैं, जिसकी वजह से स्टेन जो है वो सेपरेट हो जाता है। स्टेन सेपरेशन होती है ड्यू टू नॉन पोलर एंड्स, ठीक हो गया। तो इस तरह से सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप लोग इसको खुद से भी जानते हैं, जिन लोगों ने बायो पढ़ी हुई है उनको तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये देखें आप, ये स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है उसने प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास है DNA का स्ट्रक्चर और उसका एक सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं, एडेनिन, 4 ग्रुप्स होते हैं आई थिंक DNA के अंदर, एडेनिन, थायामिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। जितने भी होते हैं इसके अंदर, बहरहाल इसके अंदर अमाइनो एसिड ग्रुप्स होते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका ये जो बॉन्ड होगा ना, ये अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड्स जितने भी इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, उसमें दूसरे यानी ऊपर वाली लेयर हेलिक्स जो है, ऊपर वाली लेयर जो है उसका नीचे वाली लेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद हैं। सिमिलरली इस लेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं नीचे वाली लेयर के साथ, फिर इस लेयर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं उससे नीचे वाली लेयर के साथ, जिसकी वजह से ये जो रिंग बना हुआ है ना, ये मेंटेन रहता है हेलिक्स को। इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। वो कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम्स, प्रोटीन्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेयर सिल्क, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फाइबर्स लाइक दोज फाउंड in the hair, silk, muscles consist of long chains of amino acids. These long chains are coiled about one another, एक दूसरे के गिर्द coil हुई भी होती हैं, ठीक है, into one another into a spiral, और एक spiral सी चीज़ बनाती हैं. This spiral is called a helix. तो इस पूरे हम spiral को, ये जो spiral बना है ना, ठीक है, कॉयल हुई हुई हैं. कॉयल यानी कॉयल तो आपको पता है जिस तरह टेलीफोन की तार होती है, ठीक है, तो ये कॉयल हुई हुई हैं. और कॉयल किस तरह से, ये जो कॉयल्स हैं ये मेंटेन रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये एक स्पाइरल की शक्ल तैयार कर लेती हैं. इस पूरे स्पाइरल को हम कह लेते हैं हेलिक्स. ये एक हेलिक्स है जो आपके नजर आ रहा है कि ये लेफ्ट हैंडेड है. दूसरा हेलिक्स होता है जो राइट हैंडेड होता है. दोनों हेलिक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो डबल हेलिक्स बनता है, जो कि आपके पास डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है. ये आप लोग इसको खुद रीड कीजिएगा. वो कह रहा है कि एक्सरे एनालिसिस हैव शोन दैट द एवरेज ऑन एवरेज देयर आर 27 अमाइनो एसिड्स यूनिट्स ऑफ ईच टर्न ऑफ हेलिक्स. यानी एक टर्न के अंदर, ये एक टर्न जो है इसके अंदर 27 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं. एक्सरे एनालिसिस से पता चला है, ठीक है. नेक्स्ट वो ये कहता है, ये देखें, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. ये सी जो है साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, थायामिन है. टी फॉर थायामिन, ए फॉर एडेनिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन, ठीक है. तो इनके दरमियान देखें, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3, गौर से देखें इसको, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं,
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली दिखाए हुए हैं उसने जो डॉटेड लाइन में। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हैज़ 2 स्पाइरल चेन्स, दीज 2 आर coiled अबाउट ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस, इन दिस वे दे गिव अ डबल हेलिक्स। दिस इज 18 to 20 angstrom in diameter. They are linked together by hydrogen bonding between their subunits. ठीक है। आगे देखें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। द फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, दे ऑल हैव OH ग्रुप्स इन दैम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दैम। ठीक है। लास्ट वाला जो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज, टेक्सटाइल मटीरियल्स, इसके अंदर आपने एक बात जहन में हमेशा रखनी है कि जब हम दीवार के ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्यों उसके ऊपर चिमटा रहता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? लेयर ही है ना एक, तो वो लेयर जो है वो क्यों चिमटी रहती है? इस वजह से कि उसके अंदर एक एडहेसिव एबिलिटी होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आपके पास है वॉल, दीवार, ठीक है, ये इसके ऊपर हमने लगानी है पेंट की लेयर। पेंट की लेयर हमने लगा दी। अब ये जो पेंट की लेयर और वाटर, इसके दरमियान हमने एक एडहेसिव मटीरियल, यानी पेंट के अंदर हमने एक एडहेसिव मटेरियल रखना है। एडहेसिव मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो चिपकने वाला मादा हो, ठीक है, उसे हम एडहेसिव मटेरियल कहते हैं। हम पेंट के अंदर एक एडहेसिव मटेरियल डालते हैं जो दीवार के साथ चिपकने की एबिलिटी रखता है, और वो एडहेसिव मटेरियल जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाजमी तौर पे होती है, मौजूद होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो एडहेसिव एबिलिटी रखेगा वॉल के साथ, अदरवाइज वो नहीं रख सकेगा। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट properties of paints and dyes is their adhesive action. ठीक है, this property is developed due to the hydrogen bonding. Similar type of hydrogen bonding makes glue and honey as sticky substances. हनी या ग्लू के ऊपर आप हाथ लगाएं तो यूं आपकी उंगली और अंगूठा चिपकता है, ठीक है, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। We use cotton, silk, synthetic fibers for clothing. आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सिल्क के पहनते हैं, फिर आप ये गर्म कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह पहनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन दीज थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स, यानी जो धागा बनता है ना उसका, उसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी वो सख्त होते हैं और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खींचें तो काफ़ी लंबी उसकी जाती है, यानी उसकी कह लें कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, उस थ्रेड की। तो वो किस वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके गर्ल्स, आज के लिए इतना इनफ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।